हेलो बच्चों, देखो अपन परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। तो परिसंचरण तंत्र के इससे पहले अपने 4 वीडियो हो चुके हैं, जिसके अंदर अपन ने क्या किया है कि जो परिसंचरण तंत्र के घटक उसके बारे में बात करी है। तो देखिए, पहला घटक रक्त है, इसके ऊपर 2 वीडियो हो चुके हैं आपके। दूसरा घटक रक्तवाहिनियां हैं, जिसके ऊपर 1 वीडियो है। और लास्ट का जो वीडियो आपका रहा है परिसंचरण तंत्र के ऊपर अब तक, वो है हृदय की संरचना। ठीक है, अब आज अपन ऐसे बात करेंगे भाई, जो रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 घटक रक्तवाहिनियां और हृदय, ये तीनों आपस में मिलकर के पदार्थों का परिवहन या परिसंचरण किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर पदार्थों का परिसंचरण समझाने के लिए अपन कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस का उदाहरण लेंगे। भाई ये कैसे इस तंत्र के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाते हैं। तो देखो, आज का अपना जो पॉइंट है वो है हृदय की कार्य प्रणाली या परिसंचरण तंत्र की कार्य प्रणाली। यानी कि इस वीडियो के अंदर अपन क्या करने वाले हैं, हृदय की कार्य प्रणाली को या परिसंचरण तंत्र की जो कार्य प्रणाली है उसको समझने वाले हैं। कार्यविधि कार्य प्रणाली एक ही बात है, तो हृदय या परिसंचरण तंत्र किस तरीके से कार्य करता है ये बात अपन क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो देखो ध्यान से, अब देखो वास्तव में होता क्या है कि कल जब मैंने आपको हृदय की संरचना बताई थी तो उसके अंदर ये 2 कोष्ठ है, एक तो दायां आलिंद और एक बायां आलिंद, ऊपर वाले दोनों कोष्ठ। ठीक है, इसी तरीके से नीचे के दोनों कोष्ठ है, एक तो दायां नीले है और एक बायां नीले है। तो परिसंचरण तंत्र के अंदर ये जो हृदय होता है ये मोटर के समान कार्य करता, पंप के समान कार्य करता, और ये क्या करता है, जो रक्त होता है उसको शरीर के अंदर या फेफड़ों के अंदर पंप करता है। तो ये पंपिंग की जो क्रिया इसके अंदर हो रही है, ये इसके कोष्ठों के अंदर संकुचन और शीतलन की क्रिया के द्वारा संपन्न की जाती है। देखो 2 शब्द मैंने बोले हैं, एक तो होता है संकुचन। यदि हृदय के कोष्ठों के अंदर चाहे आलिंद हो चाहे नीले हो, उनके अंदर संकुचन होता है, यानी कि वो सिकुड़ करके छोटा हो जाता है, तो वो क्रिया कहलाती है आपके प्रकुंचन। वो क्रिया क्या कहलाती है, प्रकुंचन कहलाती है। अंग्रेजी में इसे अपन बोलते हैं सिस्टोल। अंग्रेजी में इसको क्या बोला जाता है, सिस्टोल बोला जाता है। और जब हृदय का कोई कोष्ठ ढीला पड़ जाता है, तो ढीला पड़ने पर वो क्या हो जाता है कि फैलता है। जब ढीला पड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो ढीला पड़ने की जो क्रिया है उसे अपन बोलते हैं अनुशीतलन। अनुशीतलन या डायस्टोल। तो हृदय की संरचना में जो बात अपन पढ़ चुके हैं उसके अनुसार क्या है कि ये जो कोष्ठ है इनमें एक के बाद एक संकुचन होता है या प्रकुंचन होता है, और फिर अनुशीतलन होता है, यानी कि डायस्टोल होता है। तो बस उस प्रकुंचन से और अनुशीतलन से ही इसके अंदर क्या होता है, रक्त के पंपिंग की क्रिया संपन्न होती है। तो वो क्रिया कैसे संपन्न होती है अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। फिलहाल आप इतना जान लो कि हृदय के कोष्ठ के अंदर संकुचन होने की जो क्रिया है वो तो क्या कहलाती है, प्रकुंचन या सिस्टोल कहलाती है। और हृदय के जो कोष्ठ है उनका ढीला पड़ने की जो अवस्था है उसे अपन क्या बोलते हैं, अनुशीतलन या डायस्टोल बोलते हैं। प्रकुंचन या सिस्टोल में तो क्या होंगे, ये कोष्ठ सिकुड़ेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास में गुब्बारा होता है, गुब्बारे के अंदर हवा भरी रहती है। अब आप हवा को बाहर निकालोगे तो क्या होता है, वो गुब्बारा सिकुड़ता है। तो ठीक इसी प्रकार ये जो कोष्ठ है ये भी गुब्बारे के समान क्या होते हैं, सिकुड़ते हैं। तो वो क्रिया क्या कहलाती है, प्रकुंचन या सिस्टोल कहलाती है। और जब आप गुब्बारे में हवा भरेंगे तो क्या होता है, फैलता जाता है। तो उसे अपन बोलते हैं अनुशीतलन या डायस्टोल। यानी कि हृदय का कोष्ठ जब ढीला पड़ जाता है तो वो फैलता है, और वो फैलने की क्रिया क्या कहलाएगी, अनुशीतलन या डायस्टोल कहलाएगी। ठीक है, तो पहले इन दोनों शब्दों के अर्थ अपन समझ चुके हैं। अब तो अब आगे देखते हैं अपन कि ये जो होता है ये कैसे O2 और CO2 का आदान प्रदान करता है। तो इसको समझने के लिए क्या करना है कि अपने को ये चित्र समझना है पहले। तो देखो,
आप ये देख रहे हैं कि हृदय के अंदर कितने कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां नीले और बायां नीले। तो यहां पर हमने क्या किया है कि हृदय को एक बॉक्स के रूप में दिखाया है जिसके अंदर 4 कोष्ठ है। ठीक है भाई, कार्य प्रणाली को सरलता से समझने के लिए हमने क्या कर दिया, इस चित्र को रेखा चित्र में बदल दिया है सरल करने के लिए। ठीक है, तो देखो ये जो हृदय है इसमें 4 कोष्ठ है, तो यहाँ पर एक बॉक्स बनाया है, इसके अंदर मैंने कितने कोष्ठ बना दिए, 4 कोष्ठ बना दिए हैं। तो ये बॉक्स क्या है, आरेख, हृदय जो है उसका रेखा आरेख है ये। ठीक है, तो देखो इसमें क्या क्या है, ऊपर वाले दोनों कोष्ठ क्या है, आलिंद है। तो ये तो हो गया आपके बायां आलिंद, बायां आलिंद। ये हो गए आपके दायां आलिंद, दायां आलिंद। ठीक है, नीचे के दोनों कोष्ठ क्या है, नीले हैं। तो ये तो हो गए आपके बायां नीले, और ये क्या हो जाएगा, दायां नीले हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये दायां नीले हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर फेफड़ों के चारों तरफ जो है, ये फेफड़े है दोनों, तो इन दोनों के चारों तरफ क्या है, यहां पर केशिकाओं का जाल है। क्या है ये, केशिकाओं का जाल। तो ये दोनों तो ऊपर क्या हो गए, फेफड़े हो गए हैं। ठीक है, और ये क्या है, केशिकाएं हैं। क्या है ये, केशिका। अब देखिए ये बॉक्स हृदय है और ये फेफड़े हैं, तो इन दोनों के बीच में एक नली है, और ये नली यहां से क्या करती है, रक्त लेकर के आती है। क्या करती है, ये रक्त लेकर के आती है। तो ऐसे कोई सी भी वाहिनी जो अन्य अंगों से हृदय में रक्त लाए वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है साहब सिरा। क्या कहलाती है, सिरा कहलाती है। तो ये वाहिनी क्या करती है, यहाँ फेफड़ों से रक्त को हृदय में ला रही है, अन्य अंगों से हृदय में ला रही है, तो ये क्या कहलाएगी, सिरा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, सिरा कहलाएगी। अब चूंकि ये फुफ्फुस और हृदय के बीच में, फेफड़े और हृदय के बीच में है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा, इसका नाम पड़ेगा फुफ्फुसीय फुफ्फुसीय सिरा। इसका क्या नाम पड़ने वाला है, फुफ्फुसीय सिरा नाम पड़ने वाला है। ठीक है, अब आगे देखो, एक वाहिनी यहां से हृदय से निकल रही है और ये सारे शरीर के अंदर फैलती है। तो ये हृदय से अन्य अंगों तक जाने वाली नली है। ऐसी कोई सी भी वाहिनी जो रक्त को हृदय से अन्य अंगों तक लेकर के जाती है वो क्या कहलाती है, धमनी कहलाती। क्या कहलाती है, वो धमनी कहलाती है। तो ये शरीर की सबसे बड़ी धमनी है और इसे अपन नाम देते हैं महाधमनी। क्या नाम दे दिया इसको, महाधमनी। ठीक है, महाधमनी आगे चल करके धमनियों में बढ़ती और धमनियां जो आगे चल करके धमनिकाओं में बढ़ती और धमनिकाएं आगे चल करके यहाँ पर वापस केशिकाओं का निर्माण करती है। तो ये आपकी क्या हो गई, केशिकाएं हो गई। क्या हो गई, केशिकाएं। और ये क्या है कि शरीर की एक कोशिका दिखा दी अपन ने। क्या दिखा दी, शरीर की एक कोशिका दिखा दी। वैसे तो शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं, लेकिन अपन ने केवल एक कोशिका दिखाई समझाने के लिए। अब इसके बाद में देखो, ये एक वाहिनी पूरे शरीर से आती है और जितना भी शरीर के अंदर रक्त है उसको ला करके ये वापस हृदय में डालती है। तो ऐसी कोई सी भी वाहिनी जो रक्त को अन्य अंगों से हृदय में लाए तो वो क्या कहलाती, सिरा कहलाती है। तो ये भी एक प्रकार की सिरा है, और ये जो सिरा है इसको अपन नाम देते हैं महासिरा। ये शरीर की सबसे बड़ी सिरा है, तो इसको अपन नाम दे देते हैं, ये क्या हो गई, महासिरा। महासिरा
यहां ले लेता हूं मैं नाम महाशिरा। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, महाशिरा हो गई। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो ये एक वाहिनी चल रही है सब, इसके नीचे से होकर के यहां जा रही है। तो ये हृदय से रक्त को ले जाती है फेफड़ों के पास में। तो ऐसी कोई सी भी वाहिनी जो रक्त को हृदय से अन्य अंगों तक लेकर के जाए वो क्या कहलाती है, धमनी कहलाती है। और ये एक ऐसी धमनी है जो फुफ्फुस और हृदय के बीच में स्थित है, फेफड़े और हृदय के बीच में स्थित है। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाएगा, फुफ्फुसीय धमनी। इसका नाम क्या पड़ जाएगा, फुफ्फुसीय धमनी नाम इसका पड़ जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। कल अपन ने क्या किया कि ये दो फुफ्फुसीय सिराएं बताई है। कल मैंने आपको ये कहा था भाई एक दाएं फेफड़े से आती है और एक बाएं फेफड़े से आती है। तो ये क्या है, फुफ्फुसीय सिरा है। इसकी जगह इस डायग्राम के अंदर अपन ने केवल एक फुफ्फुसीय सिरा बताई है। सरल करने के लिए, प्रक्रिया को सरलता से समझने के लिए केवल एक फुफ्फुसीय सिरा बताइए जो फेफड़ों से कहां आ रही है, बाएं आलिंद में आ रही है, लेकिन वास्तव में दो होती है ये। ठीक इसी तरीके से देखो, ये दोनों क्या है, फुफ्फुसीय धमनियां हैं। तो यहां पर अपन ने फुफ्फुसीय धमनी केवल एक बताई है जो दायां नीले है। ये देखो दायां नीले है, इससे ये निकल रही है फुफ्फुसीय धमनी। तो वास्तव में दो निकलती है, एक दाएं फेफड़े में जाती है, एक बाएं फेफड़े में जाती है, लेकिन यहां पर अपन ने केवल एक फुफ्फुसीय धमनी बताई है। ठीक इसी तरीके से देखो यहां पर ये महाशिराएं हैं दोनों, कौन से भाग में आ रही है, दाएं आलिंद में आ रही है। तो देखो ये महाशिरा और ये किस में आ रही है, दाएं आलिंद में आ रही है। होती तो दो है लेकिन अपन ने सरलता के लिए कितनी दिखाई है, एक ही दिखाई है। ठीक इसी प्रकार से ये बायां नीले और बायां नीले से क्या हो रहा है, ये महाधमनी निकल रही है। तो अपन ने महाधमनी दिखाई है बायां नीले से निकलते हुए, ये महाधमनी। ठीक है, अब अपन प्रक्रिया को समझते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। अभी तक तो अपन ने क्या चित्र को समझा है कि यहाँ पर कौन कौन सी चीजें, क्या क्या चीजें हैं। तो सुनिए भाई ध्यान से। सबसे पहले क्या होता है कि जैसे यहां पर बात करें अपन, तो केशिकाओं का जो जाल है, तो इसमें जो भी रक्त आया होगा वो CO2 लेकर के आया होगा। तो CO2 तो फेफड़ों में छोड़ी जाएगी और फेफड़ों से क्या ले ली जाएगी, O2 ले ली जाएगी। यहां पर आदान प्रदान होगा गैसों का, CO2 फेफड़ों में छोड़ी जाएगी और O2 यहां पर क्या कर ली जाएगी, ले ली जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से ये शरीर की कोशिका है और यहां पर केशिकाओं का जाल है। तो शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी और शरीर की कोशिकाओं में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको रक्त में छोड़ा जाएगा। तो देखो यहां पर क्या क्रिया हो रही होगी कि O2 तो कोशिका में छोड़ी जाएगी और कोशिका से क्या ले ली जाएगी, CO2 ले ली जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आप ये देखें अब कि जब O2 और CO2 का यहां पर आदान प्रदान हुआ तो यहां से जो रक्त है वो ऑक्सीजनित हो जाता, ऑक्सीजन युक्त हो जाता। यहां पर जब आदान प्रदान हुआ जब, तो और यहां पर जब गैसों का आदान प्रदान हुआ तो रक्त कार्बन डाइऑक्साइड युक्त तो हो जाता, क्योंकि यहां तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रक्त में चली गई है और यहां पर क्या हो रही है, ऑक्सीजन गैस रक्त में चली गई है। तो यहां से तो क्या होगा कि रक्त ऑक्सीजन युक्त हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, रक्त कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हो जाएगा। तो देखो क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन युक्त रक्त यहां पर है, ये फुफ्फुसीय सिरा के द्वारा लाया जाता बाएं आलिंद में। कहां लाया जाता, बाएं आलिंद में। ठीक इसी समय यह आपकी महाशिरा है, तो इस महाशिरा के द्वारा सारे शरीर से जो CO2 युक्त रक्त है वो लाया जाता दाएं आलिंद में। ये दोनों काम एक साथ होते हैं। ऑक्सीजन युक्त रक्त जो होता है वो तो फुफ्फुसीय सिरा के द्वारा बाएं आलिंद में लाया जाता है और जो CO2 युक्त रक्त होता है वो सारे शरीर से किस में लाया जाता है, दाएं आलिंद में लाया जाता है। ठीक है, तो ये मामला समझ में आया आपके शुरुआत का। जो पहली क्रिया उसमें अपन क्या बता रहे हैं कि फेफड़ों के चारों तरफ रुधिर केशिकाओं को जो जाल है वहां से शुद्ध रक्त को या ऑक्सीजन युक्त रक्त को फुफ्फुसीय सिरा के द्वारा तो बाएं आलिंद में लाया जाता है और सारे शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है उसको महाशिरा के द्वारा दाएं आलिंद में लाया जाता है। ठीक है, तो इस समय जब इनमें रक्त भरता है बाएं आलिंद में और दाएं आलिंद में, तो ये दोनों जो कोष्ठ है ये फूलते हैं। भाई ये दोनों कोष्ठ क्या होंगे, फूलेंगे। ये जो दायां आलिंद और बायां आलिंद है
इधर से इसमें रक्त आएगा, इधर से इसमें रक्त आएगा, तो ये दोनों क्या होते जाएंगे, फूलते जाएंगे। देखो महाशिरा जो रक्त है वो कहां से ला रही है, शरीर से ला रही है, और जो फुफ्फुसी शिरा है वो रक्त कहां से ला रही है, फेफड़ों से ला रही है। तो देखो इसमें तो ऐसे रक्त आ रहा है फेफड़ों से, और इसमें ऐसे रक्त आ रहा है किससे, शरीर से आ रहा है रक्त, ठीक है। तो इधर से तो फेफड़ों से तो कौन सा रक्त आएगा, O2 युक्त रक्त आएगा, और इधर से शरीर से कौन सा रक्त आएगा, CO2 युक्त रक्त आएगा। तो इधर से CO2 युक्त रक्त दाएं आलिंद में भरेगा तो दाएं आलिंद फूलता जाएगा, और इधर से O2 युक्त रक्त इस बाएं आलिंद में भरेगा तो ये बाएं आलिंद में क्या होगा, फूलेगा। तो ये दोनों क्रियाएं क्या होती है, एक साथ होती है। अब थोड़ी देर बाद में क्या होता है कि ये जो दायां आलिंद और बायां आलिंद है ये दोनों एक साथ प्रकुंचित होते हैं। प्रकुंचित होने का मतलब ये क्या होते हैं, सिकुड़ते हैं। तो जैसे ही ये सिकुड़ते हैं तो देखो दायां आलिंद और दायां नीले इन दोनों के बीच में ट्राइकोस्पिड कपाट होता है पड़ा हुआ अपना। ठीक इसी प्रकार से बायां आलिंद और बाएं नीले के बीच में क्या होता है, बाइकोस्पिड कपाट पाया जाता है। तो जैसे ही ये दोनों आलिंद एक साथ प्रकुंचित होते हैं तो ये जो कपाट है ये खुल जाते हैं, और इनका जितना भी रक्त होता है ये किस में आ जाता है, बाएं नीले नीलियों के अंदर आ जाता है। बाएं आलिंद से तो जो O2 युक्त रक्त है वो बाएं नीले में आ जाता है, और दाएं आलिंद से CO2 युक्त रक्त किस में आ जाता है, दाएं नीले के अंदर आ जाता है। देखो इधर जो बायां भाग है हृदय का उसमें तो कौन सा रक्त चल रहा है, O2 युक्त रक्त चल रहा है, O2 युक्त रक्त। और इधर हृदय का जो दायां भाग है इसके अंदर कौन सा रक्त चल रहा है, CO2 युक्त रक्त। कौन सा रक्त चल रहा है, CO2 युक्त रक्त, ठीक है। तो जैसे ही दोनों आलिंद प्रकुंचित हुए तो बाएं आलिंद से O2 युक्त रक्त बाएं नीले में आ गया, और दाएं आलिंद से CO2 युक्त रक्त किस में आ गया, दाएं नीले के अंदर आ गया, ठीक है। तो जैसे ही दोनों नीलियों में रक्त भरेगा तो ये कौन सी अवस्था में आ जाएंगे, शीतलन अवस्था के अंदर आ जाएंगे। अब थोड़ी देर बाद में क्या होता है कि दोनों नीले एक साथ प्रकुंचित होते हैं। तो जैसे ही प्रकुंचित होते हैं तो ये जो कपाट है ये तो हो जाते हैं बंद, कपाट तो क्या हो जाते हैं, ये बंद हो जाते हैं। और जो रक्त होता है वो क्या होता है, जो जैसे O2 युक्त रक्त है तो वो तो ये महाधमनी के द्वारा शरीर के अंदर फैला दिया जाता है, पूरे शरीर के अंदर महाधमनी के द्वारा पहुंचा दिया जाता है। और इधर से CO2 युक्त रक्त जो है ये फुफ्फुसीय धमनी जो है आपकी, इस फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा कहां पहुंचा दिया जाता है, फेफड़ों के चारों तरफ फैला जो केशिकाओं का जाल है उसके अंदर पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए शरीर के अंदर तो क्या होता है कि महाधमनी जब केशिकाओं में बढ़ जाती है तो केशिकाएं क्या होती है, शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं उन सब से संपर्क स्थापित कर लेती है। तो कोशिकाएं क्या कर लेती है, इस रक्त से O2 को तो ले लेती है और CO2 को रक्त में छोड़ देती है। यानी कि जो रक्त है अब कैसा हो जाता है, CO2 युक्त हो जाता है यहां शरीर के अंदर। तो और जो फेफड़ों के चारों तरफ फैला केशिकाओं के जाल में जो रक्त भेजा गया है वहां पर क्या होता है कि जो CO2 रक्त में थी वो तो फेफड़ों में छोड़ दी जाती है और वहां से ऑक्सीजन ले ली जाती है। तो यहां से फिर ये रक्त ऑक्सीजन लेकर के वही फुफ्फुसी शिरा के द्वारा वापस कहां आता है, बाएं आलिंद में आता है। और ठीक इसी तरीके से यहां पर वापस क्या होता है कि जो CO2 युक्त रक्त है वो महाशिरा ला करके वापस दाएं आलिंद में डालती है। तो इस तरीके से जो रक्त होता है वो प्रवाहित होता रहता है हमारे शरीर के अंदर इस तरीके से, ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये रक्त की प्रवाह आपको नजर आ रही है, इसको भी देख लेते हैं। ये फुफ्फुसीय धमनी है तो रक्त को कहां ले जाएगी, फेफड़ों के अंदर ले जाएगी, ठीक है। और फेफड़ों से रक्त को वापस कौन लाएगा, फुफ्फुसी शिरा। ठीक इसी तरीके से देख लो ये महाधमनी है तो ये महाधमनी रक्त किस में ले जाएगी, शरीर में, और शरीर से जो रक्त है वो महाशिराओं के द्वारा वापस हृदय के अंदर आएगा। तो आप एक काम करना, दोनों में से कोई सा भी एक चित्र, जैसे आपको ये सरल लग रहा हो तो ये आप बना सकते हैं, और ये सरल लग रहा हो तो ये आप बना सकते हैं। दोनों ही हृदय की कार्य प्रणाली को समझाने के लिए दिए जाते हैं। ये तो क्या है, रेखा चित्र आरेख है, और ये चित्र है
वास्तविक चित्र तो नहीं बोल सकते, लेकिन चित्र है ये हृदय की कार्य प्रणाली को समझाने के लिए। वैसे दोनों ही सही है, गलत कोई सा भी नहीं है, समझाने का तरीका अलग अलग होता है बस। तो दोनों में से कोई सा भी जो आपको पसंद आ रहा है, पहले एक डायग्राम इनमें से बनाएं, फिर इसको दोबारा समझते हैं एक बार। हाँ जी, तो देखो अब दोबारा इस बात को पूरी को समझना चाहते हैं अपन, तो देखिए बात यहां से तो अपन फेफड़ों से शुरू करेंगे और यहां से शरीर की जो कोशिका वहां से शुरू करेंगे। तो देखो फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा कहां लाया जाता? बायां आलिंद में लाया जाता है। और इसी तरीके से सारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त महाशिरा के द्वारा दाएं आलिंद में लाया जाता है। तो दोनों काम एक साथ होते हैं। तो जैसे जैसे दायां आलिंद और बायां आलिंद में रक्त भरता है तो ये कौन सी अवस्था में आ जाते हैं? अनुशीतलन अवस्था में आ जाते हैं, यानी कि फैलते हैं। ये पहला काम हो गया, ठीक है। इसके बाद में दूसरी क्रिया क्या होती है कि थोड़ी देर बाद में क्या होते हैं कि दोनों आलिंद एक साथ प्रकुंचित होते हैं। जैसे ही ये प्रकुंचित होते हैं तो आलिंद और नीलियों के बीच के जो कपाट है वो खुल जाते हैं। जब ये कपाट खुलते हैं तो एक आवाज आती है डब, जिसे अपन बोलते हैं डब। जब ये कपाट खुलेंगे, खुलने पर एक आवाज आती है, और कौन सी आवाज होती है? वो डब, ठीक है। तो दोनों आलिंद प्रकुंचित होते हैं। जैसे ही ये प्रकुंचित होते हैं तो जो O2 युक्त रक्त है वो तो बाएं आलिंद से बाएं नीले में आ जाता है, और जो CO2 युक्त रक्त है वो दाएं आलिंद से किस में आ जाता है? दाएं नीले के अंदर आ जाता है। तो इस समय दोनों नीले शीतलन अवस्था में आ जाते हैं। ये यानी कि ये दोनों क्या होंगे? फैलेंगे। जब ये आलिंद प्रकुंचित होंगे तो नीले क्या होंगे? फैलेंगे, ठीक है। ये दूसरी क्रिया हो गई। अब तीसरी क्रिया में क्या होता है कि थोड़ी देर बाद में ये बायां आलिंद और बायां नीले है, दोनों एक साथ प्रकुंचित होते हैं। तो जैसे ही प्रकुंचित होते हैं तो ऑक्सीजन युक्त रक्त तो बाएं नीले से महाधमनी के द्वारा सारे शरीर के अंदर पहुंचा दिया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो होता है वो दाएं नीले से फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा फेफड़ों के चारों तरफ फैले कोशिकाओं के जाल के अंदर भेज दिया जाता है। तो देखो शरीर के अंदर जो रक्त महाधमनी के द्वारा चला गया है तो महाधमनी आगे चल करके धमनियों में बटेगी, धमनियां आगे चल करके धमनिकाओं में, और धमनिकाएं आगे चल करके केशिकाओं में बदलती है। तो उन केशिकाओं की सहायता से क्या होता है? शरीर की कोशिका और रक्त के बीच में O2 और CO2 का आदान प्रदान कर देती है। ये रक्त जो ऑक्सीजन लेकर के आया है ये तो कोशिकाओं को दे दिया जाता है, और जो CO2 कोशिकाओं में बन रही है वो रक्त में छोड़ दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार केशिकाएं जो फेफड़ों के चारों तरफ फैली हुई उनमें जो रक्त गया है तो वहां पर क्या होता है? जो CO2 होती है वो फेफड़ों में छोड़ दी जाती है, और वहां से ऑक्सीजन क्या कर ली जाती है? ले ली जाती है। तो फिर वही क्रिया दोहराई जाती है। O2 युक्त रक्त को फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा बाएं आलिंद में लाया जाता है, और जो CO2 युक्त रक्त है उसको महाशिरा के द्वारा दाएं आलिंद के अंदर क्या किया जाता है? लाया जाता है। तो इसी तरीके से ये क्रिया जो होती है लगातार चलती रहती है, जिससे हमारे शरीर के अंदर CO2 का और O2 का क्या होता रहता? परिवहन होता रहता है। अब एक बात बताइए मुझे कि एक चीज होती है हृदय चक्र। हृदय चक्र, देखो एक बात और सुन लो कि जब ये नीले प्रकुंचित होते हैं ना तो ये दोनों कपाट वापस बंद होते हैं। तो उस दौरान भी एक आवाज आती है जिसे अपन बोलते हैं लब। क्या बोलते हैं? लब। जब ये कपाट खुलते हैं, भाई जब आलिंद प्रकुंचित होता तो ये कपाट खुलते हैं, खुलते समय तो जो आवाज आती है उसे अपन बोलते हैं डब। और जब ये नीले प्रकुंचित होंगे ना वापस तो ये कपाट बंद होते हैं, और वो बंद होने पर भी एक आवाज आती है जिसे अपन बोलते हैं लब। चलो हृदय चक्र की बात कर रहे थे। देखो हृदय चक्र का मतलब होता है कि रक्त हृदय से चल करके वापस हृदय में आ जाए, ठीक है ना। हृदय चक्र का मतलब क्या है? एक हृदय चक्र का मतलब ऐसा मान लो आप, एक हृदय चक्र का मतलब कि रक्त फेफड़ों से चले। कहां से चले? फेफड़ों से चले, और वापस लौट करके कहां जाए? फेफड़ों के अंदर आ जाए। तो उसे अपन बोलते हैं एक हृदय चक्र।
एक हृदय चक्र का मतलब है कि रक्त फेफड़ों से चल करके वापस कहां आ जाए, फेफड़ों के अंदर आ जाए, तो वो एक हृदय चक्र कहलाता है। अब देखो, अपन रक्त को यहां से स्टार्ट करते हैं सब फेफड़ों से, ये ऐसे रक्त जा रहा है, ऐसे घूमता हुआ हृदय के बाएं आलिंद में आया, फिर बाएं नीले में आया, और फिर कहां चला गया, शरीर के अंदर चला गया। ठीक है, शरीर से फिर महाशिरा के द्वारा ये जो रक्त है दाएं आलिंद में आया, हृदय का दायां भाग है, दायां आलिंद इसमें आया, फिर दाएं नीले के अंदर आ गया, फिर दाएं नीले से होते हुए ये फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा वापस कहां चला गया, फेफड़ों में चला गया। अब मेरा एक प्रश्न आपके सामने है कि जब हृदय का एक चक्कर पूरा होता, यानी कि रक्त फेफड़ों से चल करके वापस कहां पहुंचता है, फेफड़ों में पहुंचता है, तो उस दौरान रक्त कितनी बार हृदय में आया, रक्त कितनी बार हृदय में आया? तो हमारा उत्तर क्या होगा, 2 या 3 या 4, 2 1। चलो मैं बताता हूं आपको क्या होगा। यहां पर देखो, फेफड़ों से रक्त चला ऑक्सीजन युक्त होकर के, तो पहली बार हृदय में आया है, हृदय के बाएं भाग में आया है, लेकिन आया हृदय में ही है एक बार। ठीक है, फिर यहां से रक्त चला शरीर के अंदर, शरीर में CO2 युक्त हो गया ये, फिर वापस रक्त हृदय में ही आया है, हृदय के दाएं भाग में आया, लेकिन आया तो हृदय में ही। इसके बाद में ये वापस कहां लौटा है, फेफड़ों में लौटा है। यानी कि ये फेफड़ों से चलकर के वापस फेफड़ों में पहुंचने के लिए कितनी बार हृदय में आता है, 2 बार हृदय में आता है। एक बार तो बाएं भाग में आता है, हृदय के बाएं भाग में आता है, और एक बार हृदय के दाएं भाग के अंदर आता है। तो एक हृदय चक्र में रक्त 2 बार हृदय में आता है। कितनी बार हृदय में आता है, 2 बार हृदय में आता है। इसलिए इस हृदय चक्र को अपन बोलते हैं द्विवी परिसंचरण तंत्र। द्विवी परिसंचरण तंत्र भी बोल सकते हैं इसको, दोहरा परिसंचरण तंत्र भी इसको बोला जाता है। द्विवी परिसंचरण तंत्र या दोहरा परिसंचरण तंत्र इसको बोला जाता है क्योंकि एक हृदय चक्र में रक्त कितनी बार हृदय में आता है, 2 बार हृदय में आता है। और हृदय चक्र का मतलब क्या होता है कि रक्त फेफड़ों से चले और वापस फेफड़ों के पास में लौट करके आ जाए, तो वो एक हृदय चक्र कहलाता है। और एक हृदय चक्र में रक्त 2 बार हृदय में आता है। इसी कारण से हमारे शरीर के अंदर जो परिसंचरण तंत्र है उसको द्विवी परिसंचरण तंत्र या दोहरा परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये लब और डब वाली बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये जब कपाट खुलते हैं दोनों, तब तो कौन सी आवाज आती है, डब की आवाज आती है, और जब ये बंद होते हैं तो कौन सी आवाज आती है, लब की आवाज आती है। इसके अलावा एक बात और बतानी थी आपको, यहीं पर ध्यान देना कि देखो, आलिंद जो होते हैं वो प्रकुंचित होकर के केवल नीले में रक्त पंप करते हैं। आलिंद जो होते हैं वो प्रकुंचित होकर के केवल नीले में रक्त पंप करते हैं, लेकिन जो नीले होता है या तो शरीर के अंदर रक्त को पंप करता है या फेफड़ों के अंदर रक्त को पंप करता है। तो इसलिए क्या होता है कि आलिंदों की दीवार तो पतली होती है और नीलियों की दीवार कैसी होती है, मोटी होती है। ठीक है ना, कोई प्रश्न पूछ ले कि नीलियों की दीवार आलिंदों की अपेक्षा मोटी क्यों होती है, तो हमारा उत्तर क्या होगा कि आलिंद केवल नीले में रक्त पंप करते हैं, जबकि जो नीले होते हैं वो पूरे शरीर में या फेफड़ों में रक्त पंप करते हैं, जिसके लिए अधिक ताकत की आवश्यकता होती है। और इसी अधिक ताकत की वजह से इनकी जो भित्ति है वो कैसी होती है, मोटी होती है। ये जो अधिक ताकत प्राप्त करने के लिए इनकी भित्ति कैसी होती है, मोटी होती है। ठीक है, तो एक छोटी सी बात यहां पर एक बीच में ये भी है भाई, आलिंद जो होते हैं उनकी दीवार मोटी होती है और नीलियों की आलिंदों की दीवार पतली होती है और नीलियों की दीवार कैसी होती है, मोटी होती है। क्योंकि नीले पूरे शरीर में या फेफड़ों में रक्त पंप करते हैं तो उनको ज्यादा ताकत की आवश्यकता होती है, तो ज्यादा ताकत प्राप्त करने के लिए उनकी दीवार ही कैसी होती है, मोटी होती है। ठीक है, एक बात ये समझ में आ गई। अब एक बात और समझे, देखिए हमारे शरीर के अंदर क्या होता है कि O2 और CO2 का परिवहन करने के लिए 2 पथ अपनाए जाते हैं। कितने पथ अपनाए जाते हैं, 2 पथ अपनाए जाते हैं। तो 2 पथ देखो कौन कौन से हैं। एक तो होता है साहब देहिक पथ, देहिक पथ। देहिक पथ में क्या होता है कि जो रक्त होता है वो हृदय से चलता है, ठीक है, इसके बाद में शरीर से आता है, शरीर में आता है, देह का मतलब शरीर, और शरीर से वापस कहाँ आता है, हृदय में आता है।
ये तो हो गया आपका देहिक पथ। और दूसरा होता है साहब फुफ्फुसीय पथ। तो फुफ्फुसीय पथ में क्या होता है, देखो रक्त हृदय से चलेगा, हृदय से चल करके फेफड़ों में आएगा और फेफड़ों से वापस कहाँ चला जाएगा, हृदय के अंदर चला जाएगा। तो इसी तरीके से ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त गैस, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करने के लिए हमारे शरीर में कितने पथ, दो पथ है, एक तो देहिक पथ, दूसरा फुफ्फुसीय पथ। देहिक पथ में तो रक्त हृदय से शरीर में जाएगा और शरीर से वापस हृदय में आ जाएगा, और फुफ्फुसीय पथ में रक्त हृदय से फेफड़ों में जाएगा और फेफड़ों से वापस हृदय में आ जाएगा। अब ये पथ मैं आपको बता भी देता हूं। देखो यहां पर देखो क्या है, हृदय है, हृदय से रक्त चल रहा है और कहां जा रहा है, शरीर के अंदर जो कोशिकाएं उसमें चला गया है और वापस यहां से लौट करके कहां आ गया, हृदय में आ गया। तो ये तो कौन सा पथ हो गया, देहिक पथ हो गया। रक्त हृदय से चला, शरीर में आ गया और शरीर से वापस हृदय में आ गया। ठीक है। दूसरा फुफ्फुसीय पथ। तो फुफ्फुसीय पथ में देखो क्या होगा कि यहाँ हृदय से रक्त जा रहा है फेफड़ों के पास में और फेफड़ों से वापस किस में लौट करके आ गया, हृदय में आ गया। तो ये कौन सा पथ हो गया आपका, फुफ्फुसीय पथ। भाई हृदय से रक्त चला, फेफड़ों में गया, फेफड़ों से वापस हृदय में आ गया, तो ये कौन सा पथ हो गया, फुफ्फुसीय पथ। तो O2 और CO2 का आदान प्रदान करने के लिए हमारे शरीर के अंदर कितने पथ है, दो पथ है। कौन कौन से पथ है, एक तो देहिक पथ है और दूसरा कौन सा पथ है, फुफ्फुसीय पथ है। तो देहिक पथ के अंदर तो रक्त जो होता है हृदय से चलता है, शरीर में जाता है और वापस हृदय में आ जाता है। और फुफ्फुसीय पथ में क्या होगा, रक्त हृदय से चलेगा, फेफड़ों में जाएगा और वापस हृदय में आ जाएगा। इसके अलावा एक बात और देखो, हृदय के अंदर क्या होता है कि स्व उत्तेजनशीलता होती है, यानी कि इसके जो स्पंदन होते हैं ना, वो इसके अंदर पहले से ही विद्यमान होते हैं। इसको बाहर से किसी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती, स्वतः ही ये संकुचित होता है और फैलता है, यानी कि स्वतः ही इसके कोष्ठों के अंदर प्रकुंचन होगा और अनुशीतलन की क्रिया होगी। वास्तव में होता क्या है कि जो हृदय होता है इसके कोष्ठों में संकुचन और शीतलन की जो क्रिया होती है, इसी के अंदर एक अंग होता है हृदय के अंदर ही, जिसे अपन बोलते हैं पेसमेकर। पेसमेकर या गति प्रेरक। तो ये पेसमेकर या गति प्रेरक यहां पर क्या होता है, जो हृदय की भित्ति है बीच वाली, यहां पर इसके बीच में स्थित होता है ये, और इसी से क्या होता है कि इसके अंदर प्रेरणा उत्पन्न होती है कि कब तो आलिंदों को संकुचित होता है, कब आलिंदों को फैलना है, कब नीलियों को संकुचित होता है, कब नीलियों को फैलना है। ये सारी चीजें पेसमेकर या गति प्रेरक के नियंत्रण में होती है। इसको बाहर से किसी संकेत की आवश्यकता नहीं है। ज्यादातर हमारे शरीर के अंदर क्या होता है कि जितने भी अंग हैं उनको कार्य करवाने के लिए मस्तिष्क संदेश भेजता है, लेकिन यहाँ पर हृदय को मस्तिष्क के आदेशों की आवश्यकता नहीं है। इसके खुद के अंदर ही एक छोटा सा मस्तिष्क विद्यमान है, जिसे अपन बोलते हैं पेसमेकर या गति प्रेरक। ये हृदय का मस्तिष्क कहलाता है, पेसमेकर या गति प्रेरक। तो इसी की प्रेरणा से इसमें स्वतः ही क्या होता है कि संकुचन, प्रकुंचन होने का और अनुशीतलित होने का गुण पाया जाता है। तो इसलिए अपन ऐसा बोलते हैं, हृदय जो होता है, हृदय में स्वतः उत्तेजनशीलता का गुण पाया जाता है। हृदय में क्या होता है, स्वतः उत्तेजनशीलता का गुण पाया जाता है। नहीं कि खुद ब खुद ही तो फैलता रहता है और खुद ब खुद ही सिकुड़ता रहता है, इसको बाहर से किसी आदेश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इतनी बातें आपके समझ में आ गई होगी। अब देखिए, शुरुआत के अंदर मैंने आपको ये कहा था कि हमारे शरीर के अंदर परिसंचरण के लिए दो तंत्र पाए जाते हैं। एक तो होता है रुधिर परिसंचरण तंत्र, जिसके बारे में अपन ने पढ़ लिया है, और इसके अलावा एक छोटा सा तंत्र और है, छोटा तो नहीं है बड़ा ही है, लेकिन अपने किताब के हिसाब से छोटा है, जो दूसरा है लसिका तंत्र। तो रुधिर परिसंचरण तंत्र अपने कंप्लीट हो गया है। अब थोड़ा सा जो लसिका तंत्र उसके बारे में भी अपन पढ़ लेते हैं।
काफी बड़ा बिंदु नहीं है, बहुत ही छोटा बिंदु है। तो दूसरा जो परिसंचरण तंत्र है हमारे शरीर का, लसिका तंत्र, वो अपन अब देख लेते हैं। तो अभी अपन कौन सा परिसंचरण तंत्र पढ़ने वाले हैं? लसिका तंत्र। तो छोटी छोटी बातें बता रहा हूं। देखिए, लसिका तंत्र का जो निर्माण होता है, लसिका नाम का एक द्रव होता है, उससे लसिका वाहिनियां और लसिका पर्व संधियों से होता है। किससे होता है? लसिका पर्व संधियों से होता है। देखो वास्तव में क्या है, पहले आपको ये बता देता हूं कि लसिका क्या होती है। तो देखिए, हमें पता है कि रक्त की जो केशिकाएं होती है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं और उन्हीं छिद्रों की सहायता से कोशिकाओं और रक्त के बीच में पदार्थों का आदान प्रदान होता है। लेकिन साथ में ही क्या होता है कि वो केशिकाओं के बीच में छोटे छोटे छिद्र है, उनमें से रक्त का कुछ प्लाज्मा, श्वेत रक्त कणिकाएं और कुछ प्रोटीन निकल करके ऊतक के अवकाश में आ जाते हैं। जो ऊतक के बीच में कोई रिक्त स्थान है तो वहां पर ये चीजें आ जाती है। कहां से निकल करके? केशिकाओं में जो छिद्र है उनसे निकल करके। तब ये जो पूरी सामग्री है, प्लाज्मा, रक्त कणिकाएं और प्रोटीन, इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? लसिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लसिका बोलते हैं। तो लसिका का संगठन वैसे तो लगभग प्लाज्मा के समान होता है, लेकिन इसमें वसा की मात्रा ज्यादा होती। वसा की मात्रा इसके अंदर क्या होती है? अधिक होती है। तो लसिका का जो संगठन है लगभग प्लाज्मा के समान होता है, लेकिन इसके अंदर वसा की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। अब जो लसिका होती है जिन वाहिनियों में प्रवाहित होगी उन्हें ही अपन क्या बोलेंगे? लसिका वाहिनियां बोलेंगे। तो देखिए, जैसे मान लीजिए इसी तरीके का हमारा शरीर है, ठीक है, तो इसके अंदर लसिका वाहिनियां इस तरीके से विद्यमान रहती है, वाहिनियां पाई जाती है। तो इन लसिका वाहिनियों के बीच बीच में क्या होती है कि कुछ संधियां पाई जाती है, कुछ गांठें पाई जाती है, और उन्हीं गांठों को अपन बोलते हैं लसिका पर्व संधियां। क्या बोला जाता है इनको? लसिका पर्व संधियां बोला जाता है। तो लसिका पर्व संधियों के अंदर ऐसी श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है जो रोगाणुओं को मारने का कार्य करती है। देखो, मैंने आपको पहले भी कहा था कि श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में भी होता है और लसिका ऊतकों में भी होता है, या लसिका ग्रंथियां बोल दो या लसिका पर्व संधियां बोल दो। तो वो जो लसिका ऊतक है वो वास्तव में कहाँ पाए जाते हैं? ये जो लसिका पर्व संधियां हैं यहीं पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण भी होता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में देखो एक बात और बता देते हैं आपको कि लसिका जो तंत्र है वो एक प्रकार का खुला परिसंचरण तंत्र है। यानी कि इसके अंदर जो लसिका होती है वो आंशिक रूप से तो नलियों में प्रवाहित होती है और शेष भागों में ऊतक के जो खुले अवकाश है उसी के अंदर खुलाई क्या होता है? ये बहता रहता है। ठीक है। अच्छा, एक बात और देखो, जो लसिका तंत्र होता है वो सिरीय तंत्र का पूरक होता है। किसका पूरक होता है? सिरीय तंत्र का पूरक होता है। यानी कि सिराओं के अंदर जो रक्त दाब होता है उन्हीं का थोड़ा सा दाब इन सिराओं, जो लसिका वाहिनियां उनके अंदर जाता है और उसी दाब से जो लसिका वाहिनियां हैं उसमें धीरे धीरे करके जो लसिका है वो बहती रहती है। लेकिन हमेशा एक बात ध्यान रखना कि कभी भी लसिका का प्रवाह होगा न तो वो केवल हृदय की ओर होगा। हृदय से उल्टी दिशा में कभी भी रक्त का प्रवाह नहीं होता है। आपको ये पता होगा कि सिराएं हमेशा रक्त को किस में लाती है? हृदय में लाती है। किस में लाती है? हृदय में लाती है।
और ये जो लसिका तंत्र है वो किसका पूरक तंत्र है? शिरा का पूरक तंत्र है। यानी कि जो शिरा काम करने वाली है ना, यही ये काम करने वाली है। तो शिरा क्या करती है? जितने भी अंग हैं उनसे रक्त को हृदय में लाती है। तो शिरा, ये जो आपकी लसिका वाहिनियां हैं, इनके अंदर भी जो लसिका होता है वो हमेशा हृदय की ओर ही बहता रहता है। हृदय से उल्टा कभी जाता ही नहीं है, केवल हृदय की ओर बहता रहता है। इसके अंदर इस तरीके की प्रवाह की दिशा होती है। तो ये छोटा सा आपका लसिका तंत्र भी है। इसमें आप देख लो क्या क्या बात बताई है मैंने। पहली चीज बताई आपको कि लसिका तंत्र एक खुला प्रकार का परिसंचरण तंत्र है। लसिका तंत्र का निर्माण लसिका द्रव, लसिका वाहिनियां और लसिका पर्वसंधियों से होता है। लसिका क्या होता है? तो क्या होता है कि रक्त की जो केशिकाएं हैं उसके छिद्रों से प्लाज्मा, श्वेत रक्त कणिकाएं और कुछ प्रोटीन छन करके ऊतक के अवकाश में आ जाती है, तब उसे अपन बोलते हैं लसिका। और जो लसिका होता है उसका संगठन प्लाज्मा के समान है, लेकिन इसमें वसा की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है। और लसिका पर्वसंधियां कहाँ पाई, जो लसिका होती है लसिका वाहिनियों में प्रवाहित होती रहती है और लसिका वाहिनियों के बीच बीच में कुछ जगह पर गांठें पाई जाती है, जिन्हें अपन बोलते हैं लसिका पर्व संधियां। ठीक है। अब इसके अलावा एक बात और कही हमने कि जो लसिका तंत्र होता है शिरीय तंत्र का पूरक होता है और इसके अंदर लसिका का प्रवाह हमेशा हृदय की ओर होता है। यानी कि हृदय क्या होता है? इन लसिका वाहिनियों का केंद्र होता है। अच्छा, एक बात और सुन लो कि जो लसिका होता है इसमें वसा की मात्रा ज्यादा होती है। तो लसिका तंत्र का मुख्य कार्य होता है वसा का परिवहन करना। लसिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है? लसिका परिवहन, जो वसा है उसका परिवहन करना। ठीक है। तो इसी तरीके से आपका जो लसिका तंत्र है वो भी कंप्लीट हो गया है और रुधिर परिसंचरण तंत्र है वो भी कंप्लीट हो गया। इसमें बड़ा क्वेश्चन आता है, कई बार धमनी और शिरा में अंतर पूछ लिया जाता है। रक्त में है छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं उसमें छोटे छोटे। इसके अलावा हृदय की जो संरचना है उसके बारे में आपको पूछा जा सकता है, चित्र सहित वर्णन करवाया जा सकता है। और इसके अलावा आपको हृदय की जो कार्य प्रणाली है उसका भी सचित्र वर्णन करवाया जा सकता है। ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो अपन जो बनाने वाले हैं उसके अंदर अपन उत्सर्जन तंत्र के बारे में बात करने वाले हैं। शरीर के अंदर जो उत्सर्जन है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो आएगा। जब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए।